Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the second lecture of Current Electricity. Basically इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका फ्लो होता है ना। तो बेसिकली ये वाला लेक्चर उसी टॉपिक पर डेडिकेटेड है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो कि है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक कंडक्टर है जिसमें क्या हो गया, आगे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रीम लाइंस हैं उनको देख करके आपको किस बात का आइडिया लग रहा है कि करंट डेंसिटी कैसी है। जैसे कि करंट तो ओवरऑल करंट तो हर जगह से कितना फ्लो कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आई ही फ्लो कर रहा है ना। चाहे वो बड़े वाले कंडक्टर को ले लीजिए, चाहे उसके छोटे वाले पार्ट को ले लीजिए, दोनों में से अगर आई करंट फ्लो कर रहा है पहले वाले से, तो दूसरे वाले से भी आई करंट ही फ्लो करके जा रहा है। लेकिन अब उसके बहने का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो क्या हो गया, कम हो गया। तो कोई बात नहीं, वो अब थोड़ा और डेंस हो जाएगा, लेकिन जाएगा तो पूरा का पूरा करंट ही, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑल्दो करंट सेम है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या हो गई, यहाँ पर बदल गई। जितना एरिया कम हो गया उतनी करंट डेंसिटी जो है वो बढ़ गई। चलिए तो अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आते हैं कि कैसे किसी P पॉइंट पर, है ना, हम लोग करंट डेंसिटी डिफाइन करें। तो देखिए सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, मान लीजिए कि करंट जो है ना, करंट मान लीजिए इस तरीके से फ्लो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एरिया बना देना इस तरीके से, है ना, जो कि किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट है ना। ये जो एरिया का जो प्लेन है ना, ये परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट है। अब जो है मान लीजिए कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है डेल्टा एस, और इससे कितना करंट पास कर रहा है, इससे लेटर से कि करंट पास कर रहा है डेल्टा आई। डेल्टा आई का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है ना, एक तरीके से वही हो गया, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। वही तो बेसिकली करंट की डेफिनेशन होती है। तो डेल्टा आई क्या है, करंट फ्लोइंग यहाँ पर थ्रू द डेल्टा एस एरिया। तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ना, वो है कि इस एरिया से एसोसिएटेड एवरेज करंट डेंसिटी क्या होगी। तो इस एरिया से एसोसिएटेड एवरेज करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी, वो तो सिंपली हम लोग बोल देंगे कि हो जाएगी जे एवरेज बराबर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस, है ना। तो ये अभी फिलहाल हम लोग करंट डेंसिटी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, देख लिया कि कितना ओवरऑल करंट फ्लो कर रहा है और इसको डिवाइड कर दिया ओवरऑल एरिया से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जे से हम लोग डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को, और यहाँ पर मैंने ये जो साइन बना दिया है, इससे ये मैं डिनोट करना चाह रहा हूं कि ये एवरेज करंट डेंसिटी निकाली गई है। क्लियर है ये बात। तो अभी तो हम लोगों ने क्या किया, किसी एरिया से एसोसिएटेड एवरेज करंट डेंसिटी निकाला। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है जिससे एसोसिएटेड अपने को क्या निकालना था, अपने को करंट डेंसिटी निकालना था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद होगा काइनेमेटिक्स में आपने ऐसा ही कुछ किया था, है ना। काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते थे, पहले तो एवरेज स्पीड निकालते थे, फिर बोल देते थे कि टाइम इंटरवल को अगर बहुत छोटा कर देंगे तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बड़े से एरिया में और एक पॉइंट में क्या रिलेशन है, बस यही रिलेशन है कि दोनों का एरिया जो है, एक का बहुत ज्यादा होता है, एक का बहुत कम होता है। तो अगर मैं इस एरिया को टेंडिंग टू जीरो बना दूं, है ना, ये जो एरिया है इसको अगर मैं टेंडिंग टू जीरो बना दूं तो ये पॉइंट बन जाएगा। तो वही देखिए एक प्रोसीजर यूज किया जाता है, द करंट डेंसिटी एट द पॉइंट P इज, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, J बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा एस टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस, जो कि बन जाएगा डी आई बाई डी एस। तो ये तो हम लोगों ने डील कर लिया इसके मैग्नीट्यूड से, है ना, मैग्नीट्यूड से डील कर लिया। तो मैग्नीट्यूड से डील करते वक्त बच्चों हम लोगों ने किस बात का ध्यान देखा, हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखा कि अगर करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है तो एरिया उसके परपेंडिकुलर लेना है ना, एरिया हमेशा उसके परपेंडिकुलर लेंगे। उसके अलावा हमने क्या देखा कि एवरेज चाहिए तब तो टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया, लेकिन अगर करंट डेंसिटी किसी एक छोटे से P पॉइंट पर चाहिए, है ना, तब क्या करेंगे, तब हम लोग सिंपली क्या कर देंगे कि डेल्टा एस जो एरिया हमने लिया था उसको टेंडिंग टू जीरो बना देंगे, तो डी आई बाई डी एस हमारे को जे दे देगा। अब मैग्नीट्यूड की बात तो हो गई, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ना इस पॉइंट के थ्रू, उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या बोल देते हैं,
कि ये जो करंट डेंसिटी है उसके वेक्टर की डायरेक्शन है ना। तो बेसिकली करंट डेंसिटी क्या है, जे क्या है, जे एक्चुअली इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, जे का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने देख लिया डी आई अपॉन डी एस होता है। क्लियर है। तो वही यहाँ पर लिखा है द डायरेक्शन ऑफ द करंट डेंसिटी इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अगला नोट पॉइंट जो है, if a current I is uniformly distributed over an area S and is perpendicular to it, अगर देखिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तब तो हम लोग सिंपली J को क्या बोल सकते हैं, I अपॉन S, क्योंकि DI अपॉन DS ये तो हर जगह यूनिफॉर्म ही है ना। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली I अपॉन S। कब, जब जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो करंट का, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा केस देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपको जो है ना ये दिया हुआ हो कि करंट जो है इस सिलेंडर के अंदर इस तरीके से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्लो तो कर रहा है, लेकिन आपको जो एरिया दिया हुआ है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा दिया हुआ है ना। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो इस एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर है वो कुछ थीटा एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो अगर ऐसा कुछ दिया है तो आप सोचिए आपको चाहिए तो ये वाला एरिया था, सच दैट कि इस एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर है ना, वो कैसा हो, करंट वेक्टर के अलोंग हो। आपको तो ऐसा एरिया चाहिए था ना, लेकिन आपको मिल गया ऐसा एरिया, और ये एरिया आपको मान लीजिए मैग्नीट्यूड वाइज डेल्टा एस दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको ये सोचना होगा कि इस डेल्टा एस से हम लोग ये वाला एरिया कैसे निकालें। तो बहुत आसान है, बहुत आसान हो गया यहाँ पर, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है कि इस एरिया का अगर हम लोग सिंपली क्या ले लें, कंपोनेंट ले लें, और वो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली डेल्टा एस कॉस थीटा। क्योंकि देखिए मैंने ये खोज लिया कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं वर्टिकल से ये एंगल देखूं तो ये थीटा आ जा रहा है ना। तो इस एरिया का प्रोजेक्शन along this plane which is perpendicular to the flow of current वो कितना आ जाएगा, डेल्टा एस का cos थीटा कंपोनेंट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग करंट डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे। सिंपली हम लोग बोल देंगे कि J बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन जो एरिया अपने को रिक्वायर्ड है, और वो एरिया हो जाएगा डेल्टा एस का कॉस ऑफ थीटा कंपोनेंट, है ना। तो यहां से अपने पास डेल्टा आई क्या आ गया, डेल्टा आई आ गया J डेल्टा एस कॉस ऑफ थीटा। यहां पर डेल्टा आई क्या है, डेल्टा आई इज द करंट थ्रू डेल्टा एस। अब अगर हम लोग बात वेक्टोरियली करें, है ना, अगर वेक्टोरियली करें मतलब कि इफ डेल्टा एस वेक्टर बी द एरिया वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एरिया डेल्टा एस, मान लीजिए हम लोगों ने मान लिया, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा आई बराबर आ जाएगा जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। क्योंकि जे वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा, जे का मैग्नीट्यूड जे है, डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड डेल्टा एस है, और जे वेक्टर और डेल्टा एस वेक्टर के बीच में एंगल कितना था। अब देखिए जे वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी होगी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, और डेल्टा एस जो एरिया वेक्टर है ना, उसकी डायरेक्शन हम लोग कौन सी मानते हैं, जो नॉर्मल बनाते हैं उसके प्लेन से उसके अलोंग मानते हैं। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, थीटा आ गया। तो यहां से देखिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया जिसके ऊपर डायरेक्ट सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, वो है डेल्टा आई बराबर जे डॉट डेल्टा एस वेक्टर। और अगर अपने को फाइनाइट एरिया के बारे में बात करनी है तो हम लोग आई बराबर क्या बोल देंगे, सारे छोटे छोटे ऐसे जे डॉट डीएस को इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा जे डॉट डीएस और दोनों के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा आई बराबर क्या हो गया, आई हो गया, मतलब समेशन ऑफ ऑल छोटे छोटे सच करंट्स को हम लोगों ने ऐड करके आई कह दिया, और वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डेल्टा एस। जब हम लोग सवाल करेंगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। क्लियर है। चलिए तो अब जो हम लोग सवाल करेंगे इससे आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी ऑन करंट डेंसिटी। सवाल है, अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r such that current density at any cross section is given by J बराबर दिया हुआ है J नॉट 1 minus small r upon capital R, where small r is the radial distance from axis of the cylinder. Calculate the total current through the cross section of the
कंडक्टर। तो चलिए इस सवाल को समझते हैं। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन किस तरीके से फ्लो कर रहा है, सच दैट की जो करंट डेंसिटी है वो क्या है, वो रेडियस पे डिपेंड कर रही है। किसी भी आप स्मॉलर रेडियल डिस्टेंस पर जा रहे हैं तो वहां पर आपको करंट डेंसिटी क्या मिल रही है, सेम मिल रही है। तो इसी का इस्तेमाल मैंने किया यहाँ पर। मैं किसी स्मॉलर रेडियल डिस्टेंस पर गया और वहां से कितना आगे गया, डी। अब इस dr थिकनेस की मैंने एक रिंग बना ली और मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस dr थिकनेस से पास करने वाली जो करंट है वो मैं निकाल सकता हूँ। वो कितना हो जाएगा, वो मैं निकाल सकता हूँ यूजिंग आई बराबर डी आई बराबर क्या लिख दूंगा, डी आई बराबर लिख दूंगा मैं जे मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर डी आर। ये 2 पाई आर डी आर क्या है, ये 2 पाई आर डी आर है इस रिंग का एरिया। क्योंकि अगर आप इस रिंग को ओपन कर दें तो इसकी लेंथ कितनी दिखाई दे रही है आपको, इसकी जो लेंथ है वो दिखाई दे रही है 2 पाई आर के बराबर, और इसकी थिकनेस मैंने कितनी मानी है, डी आर। तो बेसिकली इसका एरिया कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 2 पाई आर इंटू डी आर। तो यहां से क्या आ जाएगा, इस 2 पाई आर डी आर से क्रॉस करने वाला करंट आ जाएगा। तो डी आई बराबर कितना लिख दें, एक बार जे की वैल्यू देख लेते हैं कितनी दी हुई है, जे नॉट मल्टीप्लाइड बाय, लिख देते हैं यहाँ पर जे नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 - स्मॉल r अपॉन कैपिटल आर। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई आर डी आर से। तो ये तो छोटा सा एलिमेंटल करंट आया अपने पास। अब इसको कर देंगे इंटीग्रेट और कहां से कहां तक वेरी करा दे लिमिट को आर की, स्मॉल आर। आप सोच सकते हैं कि अगर वेरी करेगा 0 से लेकर के कैपिटल आर तो ऐसे सारे के सारे रिंग्स कवर हो जाएंगे, जिससे कि मुझे ये पूरा का पूरा जो क्रॉस सेक्शन है ना, वो मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं स्मॉल आर की लिमिट भर दूंगा 0 से कैपिटल आर। तो यहां से आई कितना आ जाएगा, आई देखिए आ जाएगा क्या क्या बाहर आ गया, 2 पाई जे नॉट है ना, ये बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 1 - स्मॉल r बाय कैपिटल आर होल मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर डी आर। और लिमिट भर देते हैं 0 से लेकर के कैपिटल आर तक, है ना। तो अब चलिए इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 2 पाई जे नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ओपन कर देने से ज्यादा इजी पड़ेगा, मतलब आर डी आर माइनस आर स्क्वायर बाय आर डी आर। और यहां पर भी लिमिट लगा देंगे 0 से लेकर के आर तक, और यहां पर भी लिमिट 0 से लेकर के आर तक। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, ये पूरा का पूरा कॉमन में है ना, यहां पर कोई गलती ना हो कैलकुलेशन में। तो 2 पाई जे नॉट और इधर क्या आ जाएगा, इधर आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3 आर, है ना। अब यहाँ पर लिमिट भर देते हैं 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई जे नॉट मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर बाय 2 माइनस आर, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर बाय 3, है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, अगर मैं एलसीएम ले लूं 6 आ जाएगा एलसीएम, तो 3 - 2 विच इज 1। तो ये हो गया आर स्क्वायर बाय 6 और बाहर है 2 पाई जे नॉट। तो ये अपने पास करंट बराबर आ गया कितना, फाइनली अपने पास जो करंट की वैल्यू आ गई ओवरऑल जो पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कर रही है, वो कितनी आ गई, वो आ गई पाई जे नॉट आर स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो यही हमारा आंसर हो गया। ऑल राइट, चलिए तो अब एक नए टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि है कंडक्टिविटी। मान लीजिए कि हमारे पास एक इस तरीके का कंडक्टर है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और लेंथ है कैपिटल एल, और हम लोगों ने इससे कितना करंट पास करवाया है, आई करंट पास करवाया है, और जिसके कारण इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया, वी का आ गया, है ना। तो अब जरा देखिए हम लोग यहाँ पर ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, है ना। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया ये किसकी वजह से आता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। तो हम लोग V को क्या लिख सकते हैं, E मल्टीप्लाइड बाय L, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि यूनिफॉर्म सब सिमेट्री से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बिल्कुल यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो यहाँ पर V को हम लोगों ने क्या लिख दिया, E इंटू एल, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू एल ही तो हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, I मल्टीप्लाइड बाय, है ना, I को अगर मैं एक काम करूं
ए से डिवाइड कर दूं और ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा एरिया और आर आ जाएगा रेजिस्टेंस, है ना। तो यहां पर अब आप देखिए कि मेरे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड में, ये आ गया आई अपॉन ए और इधर क्या आ गया एरिया आ गया और रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं रो एल अपॉन एरिया, है ना। इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को। तो यहां से देखिए क्या आ गया अपने पास E मल्टीप्लाइड बाय एल बराबर ये जो I अपॉन ए है ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा J विच इज करंट डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय ये रो को एज इट इज यहां पर लिख देते हैं ना, रो आ गया, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर क्या बच गया L बच गया, लेकिन ये L तो यहाँ वाले L से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इधर से अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई E बराबर रो इंटू जे, है ना। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ रहा है, रो मल्टीप्लाइड बाय जे के बराबर। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग एक और चीज देख सकते हैं कि अगर, है ना, अगर यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सही बात है। तो इसका मतलब कि जो राइट साइड वाला पॉइंट है वो लो पोटेंशियल का पॉइंट है ना। और करंट सॉरी फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल घटता है, इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन से मेल खा रही है और हमें पता है कि करंट डेंसिटी की डायरेक्शन सेम होती है एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर रो इनटू जे वेक्टर, है ना। तो एक और अपने पास बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन आ गई यहाँ पर, क्लियर है। तो यहां से देखिए हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, ये रो तो रेजिस्टिविटी है ना। तो रेजिस्टिविटी के इनवर्स को हम लोग कंडक्टिविटी नाम देते हैं और उसको डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। तो बेसिकली सिग्मा क्या हो जाता है, 1 अपॉन रो हो जाता है और यही कहलाता है कंडक्टिविटी, है ना। तो इससे अपने पास एक और इक्वेशन क्या आ गई, यहां से आ गया अपने पास जे बराबर सिग्मा इंटू ई, है ना, क्योंकि E अपॉन रो बराबर J है। तो ये अपने पास J बराबर आ गया सिग्मा इंटू ई। और यहां से हम लोग एक और चीज देख सकते हैं कि J वेक्टर बराबर कितना आ गया, वो आ गया सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय E वेक्टर, है ना। तो ये कुछ छोटे छोटे रिलेशन है जो बहुत मुश्किल नहीं है याद रखने और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको लग रहा होगा कि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, पर बहुत जल्दी आप लोग भी मेरी तरह ये सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे। जैसे अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है याद रखने में कि E बराबर रो जे होता है, R बराबर रो एल बाय ए होता है, J बराबर सिग्मा ई होता है, ये सब मुझे बड़े आराम से अब याद रह जाते हैं। ऑल्दो मैं भी बहुत ज्यादा फेवर में नहीं रहता था कभी भी याद रखने के, पर इनकी यूटिलिटी इतनी ज्यादा है ना और ये छोटे छोटे फॉर्मूले तो याद हो जाते हैं। चलिए तो आज के लेक्चर का हीरो टॉपिक है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग उस टॉपिक पर आ चुके हैं और देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक कंडक्टर शो किया गया है ना। और कंडक्टर में यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन है। पहले मैं इस बोल्ड लाइन की बात करता हूँ, है ना। तो बोल्ड लाइन की अगर बात करूं तो ये दिखा रहा है अपने को मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। कभी इधर टकराया किसी आयन से, कभी इधर गया, कभी इधर टकराया आयन से, इधर से, है ना। इस तरीके से ही लगातार टक्कर टक्कर खा खा के इधर उधर उधर जाता रहता है। अब यही यहाँ पर लिखा है द सॉलिड लाइन सजेस्ट द रैंडम पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जॉस्टलिंग अबाउट इन एन एटॉमिक लैटिस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ अबाउट 1/200 द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब काफी सही स्पीड से ये ट्रैवल तो करता है। अब ये डैश्ड लाइंस क्या है बच्चों, ये देखते हैं ना। द डैश्ड लाइंस सजेस्ट एन एग्जैगरेटेड एंड आइडियलाइज्ड व्यू ऑफ हाउ दिस पाथ वुड बी ऑल्टर्ड इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड वर अप्लाइड। बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या हो रहा है, अब आप देख रहे हैं जिस रास्ते पर ये जाता है ना, जिस रास्ते पर ये जाता, यहां से इसकी शुरुआत हो रही है और देखिए पहले वो एंड यहां पर किया। अब क्या हो रहा है, जा रहा है इधर से जा रहा है, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइंस यूज कर रहा है और इस बार यहां कहीं पर पहुंचा है। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर, एक इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ओरिजिनल रास्ते पर जाना तो चाह रहा था, जैसे जाता था पहले वैसे ही जाना चाह रहा था, लेकिन एक हल्का सा ड्रिफ्ट आया उसके रास्ते में।
जहां पर जाना चाह रहा था उससे हल्का सा खिसक गया, जहां पर जाना चाह रहा था उससे हल्का सा खिसक गया। ऐसे हल्का हल्का सा खिसकते 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 एंड में ये इतना खिसक चुका है, जहां जाना चाहता था उससे इतना खिसक चुका है। तो ये आइडियलाइज्ड रास्ते से थोड़ा सा खिसक गया। तो इसी को कहते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आगे, the dashed line suggests an exaggerated and idealized view of how this path would be altered if an electric field were applied. The electron would drift towards the right with a drift velocity much slower than a snail's pace. और ये जो इसका वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये ड्रिफ्ट करता हुआ अपीयर हो रहा है, ड्रिफ्ट करता हुआ मतलब रैंडमली जहां पर जाता वहां से ये कितना डिफर कर रहा है लोकेशन वाइज, तो वो एक्चुअली बता रहा है कि ये कितना ड्रिफ्ट हुआ। और उसको अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर दें तो वो अपने को ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे दे रहा है ना। मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस है आर, और यहां से यहां जाने में इस तरीके से अजीबोगरीब रास्ते से जाने में उसको टाइम लगा डेल्टा टी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, vd बराबर हो जाएगा r अपॉन डेल्टा टी, है ना। यही मैग्नीट्यूड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है टुवर्ड्स लेफ्ट, जो कि लगातार डिसिप्लिन में लाने की कोशिश इसे कर रही है ना। जो कि इलेक्ट्रिक जिस इस इलेक्ट्रॉन को हर समय बोल रही है कि थोड़ा राइट खिसको, थोड़ा राइट खिसको, जिसके कारण थोड़ा सा ये राइट में खिसक भी गया है। तो देखिए इसी बात को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि क्यों जब हम लोग देखते हैं जैसे कि हमारा कोई वायर है जिसमें करंट बहुत देर से फ्लो कर रहा है, वो क्यों थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है ना। तो उसका रीजन क्या है, देखिए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय द फील्ड इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड लाइंस बिफोर दे गेन एप्रिशिएबल स्पीड। क्या होता है, इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड गेन कर पाए, वो क्या होता है, वो टकरा जाते हैं किसी मेटालिक आयन से, है ना। और जिसके वजह से वो क्या कर देते हैं, एनर्जी को अपनी ट्रांसफर कर देते हैं। और कौन सी एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को किस फॉर्म में दे देते हैं वो, इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस इज व्हाई करंट कैरिंग वायर्स बिकम हॉट। These collisions interrupt the motion of the electrons। और यही कारण था कि जो इलेक्ट्रॉन था वो ऐसे ऐसे अजीबोगरीब रैंडम पाथ में जा रहा था, है ना। तो यही यहाँ पर लिखा है, दिस इज व्हाई करंट कैरिंग वायर्स बिकम हॉट। These collisions interrupt the motion of the electrons, so the speed at which they migrate along the wire is extremely low, है ना। This net flow of electrons is the drift velocity। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वो स्पीड होती कितनी है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। इन अ टिपिकल डीसी सर्किट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल, फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन्स हैव अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट एवरेजेस अबाउट 100th ऑफ अ सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि एट दिस रेट इट वुड टेक अबाउट 3 hours फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रैवल थ्रू 1 मीटर ऑफ अ वायर। इसीलिए वहां पर फ्रेज मेंशन था एट अ स्नेल्स पेस, बहुत धीरे ट्रैवल करता है ये। तो ये पढ़ते के साथ आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ गया होगा कि फिर ऐसा क्या होता है कि व्हेन वी फ्लिप ऑन द लाइट स्विच ऑन अ वॉल एंड द सर्किट इज कंप्लीटेड आइदर एसी और डीसी, द लाइट बल्ब अपीयर्स टू ग्लो इमीडिएटली। अगर इतना ही धीरे जाता है भाई इलेक्ट्रॉन, तो कैसे बल्ब इतनी जल्दी चल जाता है। तो उसका कारण सुनिए, it is not the electrons that move at this speed. Although electrons inside metal at room temperature have an average speed of a few million kilometers per hour, they make up no current because हम लोगों ने पढ़ रखा है कि because they are moving in all possible directions, randomly इधर उधर जाते रहते, तो उससे कोई करंट का तो फायदा नहीं हुआ। दे मेक अप नो करंट, है ना। देयर इज नो नेट फ्लो इन एनी प्रिफर्ड डायरेक्शन। लेकिन क्या होता है, बट व्हेन अ बैटरी और जनरेटर इज कनेक्टेड, तब क्या एस्टैब्लिश हो जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और द इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू द रैंडम मोशन। लेकिन साथ ही साथ अब वो क्या करने लगते हैं, साइमल्टेनियसली बीइंग नज्ड बाय द स्पीड। हल्का सा ऐसा लगता है कि बच्चे अभी भी जो है असेंबली में इधर उधर भाग तो रहे हैं, लेकिन टीचर्स हर जगह रेडी हैं, जो उन्हें लगातार गाइड करते जा रहे हैं छड़ी से कि नहीं इतना इधर नहीं जाना, हल्का सा इधर रहो, हल्का सा इधर रहो, हल्का सा इधर रहो। तो ऐसा गाइडेंस इनको मिलता रहता है। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन ट्रैवल थ्रू अ सर्किट एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। तो आप लोग जो है किसके लिए पैसे खर्च करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ऐसा नहीं है कि आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन चलना चालू हो जाते हैं, नहीं।
आप इलेक्ट्रॉन तो पहले से उस वायर में रहता है, उसको हल्का हल्का गाइड करने के लिए किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसके लिए हम लोग एक्चुअली पैसे खर्च करते हैं, है ना? जो भी बिजली बिल आता है वो इस एनर्जी के लिए, इस गाइडेंस के लिए हम लोग खर्च करते हैं। The conducting wire acts as a guide or pipe for electric field lines, है ना? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस वायर के अंदर जो है एक तरीके से उनको बहने का रास्ता मिल जाता है। In the space outside the wire, the electric field has a pattern determined by the location of the electric charges, including charges in the wire. लेकिन inside the wire क्या होता है? The electric field is directed along the wire. चलिए इसका मैं एक डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको। ये डायग्राम आप लोगों ने शायद पहले भी देख रखा होगा। इस तरीके से डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, लेकिन जब इसे वायर मिल जाता है तो ये वायर के अलोंग इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टेड हो जाती है। वही देखिए यहाँ पर लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी आर डायरेक्टेड थ्रू अ कंडक्टर दैट जॉइंस द टर्मिनल्स। A thick metal wire is shown here, but the path from one terminal to the other is usually an electric circuit, है ना? अगर यहाँ पर क्या लिखा है, you won't be shocked if you touch this connecting wire, but you might be burned because the wire would likely be very hot, है ना? हम लोगों ने अभी भी पढ़ा कि जब वायर्स, इन वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फ्लो करते हुए जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो क्या होता है? तो ये लगातार टकराते रहते हैं पॉजिटिव आयन से, है ना? लैटिस में जो पॉजिटिव आयंस है उनसे टकराते रहते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? वो अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन उसे देते जाते हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए बच्चों, एक कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में बात करते हैं। अ कॉमन मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल करंट्स इज दैट द करंट इज प्रोपोगेटेड थ्रू द कंडक्टिंग वायर्स बाय इलेक्ट्रॉन्स बम्पिंग इनटू वन अनदर। सबको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से साउंड वेव में होता है ना, कि एक एक जगह क्या हो गया, रेयरफैक्शन हो गया, एक जगह कंप्रेशन हो गया, एक दूसरे को एयर मॉलिक्यूल्स धक्का देते हैं, तो उस तरीके से ये धक्का ट्रांसमिट होता है। जबकि इस बार ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तुरंत क्या हो जाती है बच्चों, पूरे के पूरे वायर में सेटअप हो जाती है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन को हल्का हल्का क्या मिलता है? धक्का मिलता है। ऐसा नहीं कि एक धक्का गया वो ट्रांसफर होता जा रहा है। तो वही यहाँ पर लिखा है that an electrical pulse is transmitted in a manner similar to the way the pulse of a tipped domino is transferred along a row of closely spaced standing dominoes. I hope dominoes आप जानते होंगे, है ना? dominoes में क्या होता है कि अगर आपने एक को धक्का दिया तो सब धीरे धीरे अगले लाइन से एक चेन रिएक्शन जैसा चालू हो जाता है। हर कोई एक दूसरे को लगातार धक्का दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, और ये धक्का ट्रांसफर हो रहा है। ये बच्चों एक मिसकंसेप्शन है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे को धक्का लगाते हुए नहीं फ्लो करवाते हैं करंट को, है ना? करंट का फ्लो इस तरीके से नहीं होता है। तो वही देखिए यहाँ लिखा है, दिस सिंपली इजंट ट्रू। द डोमिनो आइडिया इज अ गुड मॉडल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। साउंड के लिए आप उस डोमिनो आइडिया को यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। Electrons that are free to move in a conductor are accelerated by electric field. इसे इलेक्ट्रिक फील्ड धक्का नहीं देता है, ना कि पड़ोसी इलेक्ट्रॉन के धक्के के कारण ये आगे जा रहा है। नहीं 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 नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन आगे क्यों जा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसे गाइड कर रहा है, ना कि धक्का फ्रॉम द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन, है ना? आगे देखिए क्या लिखा है, नॉट बिकॉज दे बम्प इनटू वन अनदर। ट्रू, दे डू बम्प इनटू वन अनदर। ये बिल्कुल सही बात है कि टक्कर तो होगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक रिदमिक ऑर्डर में या डिसिप्लिन तरीके से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट होते हैं, धक्का एक दूसरे से भी खाएंगे वो लोग, लेकिन उससे उल्टा उनको नुकसान होता है। दिस स्लोज देम डाउन एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू देयर मोशन, है ना? उल्टा ये उनको और रुकावट पैदा करता है, सपोर्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द एंटायर क्लोज्ड पाथ ऑफ अ सर्किट all react simultaneously to the electric field, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत फास्ट है ना, बहुत फास्ट वो पूरे के पूरे वायर में क्या आ जाती है, फैल जाती है ना? तो चलिए अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन डिराइव करेंगे, और मैं सहारा लूंगा ऑफ द बुक NCERT, है ना, जो आप सबके लिए बहुत रिकमेंडेड है, और इसको हमें बिल्कुल 12th क्लास में हमेशा लेकर के साथ में चलना है। और इसके डेरिवेशंस को एज इट इज अगर आप यूज करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, है ना?
तो चलिए देखते हैं कि एनसीईआरटी किस तरीके से चाहता है कि हम डिराइव करें, और बिल्कुल सही तरीका भी एनसीईआरटी का डिराइव करने का। As remarked before, an electron will suffer collisions with the heavy fixed ions, but after collision it will emerge with the same speed but in a random direction, है ना। टक्कर खाएगा लेकिन फिर से शुरुआत कर देगा चलने की। If we consider all the electrons, their average velocity will be zero. बिल्कुल सही बात है, since their directions are random. ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को अगर कंसिडर करें तो किसी भी टाइम पर हम लोग देखें तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि सारे अलग अलग दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं। Thus, if there are n electrons and the velocity of the ith electron at a given time is vi, यहाँ पर एक चीज का बच्चों ध्यान दीजिएगा जो बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो ये vi लिखा है ये एक्चुअली क्या लिखा है, ये वेलोसिटी वेक्टर लिखा है ना, बोल्ड में लिखा है ना, तो दिस इज एक्चुअली वेक्टर। तो ये क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखना चाहे, thus if there are n electrons and the velocity of the ith electron, किसी भी ith इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये क्या कह रहा है, स्मॉल vi वेक्टर, है ना, बोल्ड में है ये। तो ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या लिखा है आगे। हम लोग ये बिल्कुल कह सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल सच वेलोसिटीज, है ना, क्या हो जाएंगे, उनका एवरेज जीरो हो जाएगा, जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखा, क्योंकि सबकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो रैंडम है। अब क्या बोल रहा है, कंसिडर नाउ द सिचुएशन इन विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट, जैसा कि अभी अभी डायग्राम में हम लोगों ने देखा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेलरेटेड ड्यू टू दिस फील्ड बाय एक्सेलरेशन वेक्टर। तो क्या होगा, वो तो अगेन हो जाएगा कितना, फोर्स अपॉन मास। और फोर्स कितना फील होगा, हम लोग जानते हैं फोर्स एफ वेक्टर बराबर होता है क्यू इंटू ई वेक्टर। तो चार्ज तो माइनस ही है ना, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस ही। और ये तो फोर्स आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे मास से, तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। अगेन एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पर ए भी बोल्ड में है और ई भी बोल्ड में है, मतलब ये ए वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। क्लियर है ये बात। आगे देखते हैं क्या लिखा है, where minus e is the charge and m is the mass of an electron. Consider again the ith electron, उसी ith electron के बारे में फिर से बात करते हैं किसी t टाइम पर, ठीक है। This electron would have had its last collision sometime before t. अगर मैं किसी t टाइम पर उस इलेक्ट्रॉन को देख रहा हूं तो हो सकता है कि इससे क्या है, इससे ये कह रहा है कि this electron would have had its last collision sometime before t and let ti be the time elapsed after its last collision। मतलब कि मान लीजिए अभी अभी इसने कहीं से ठोकर खाया था, किसी पॉजिटिव आयन से इसने ठोकर खाया था और अब ये चलते चलते यहाँ पर आ चुका है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन था पिछले कोलिजन से अब तक का, इसको इन्होंने टी आई कह दिया। मतलब टी आई क्या है, टी आई बेसिकली टाइम ड्यूरेशन है, और ये कौन सा टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज द टाइम elapsed आफ्टर इट्स लास्ट कोलिजन। और इस समय अपनी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, टी टाइम हो रहा है, ठीक है ये बात। अब देखिए क्या बोला यहाँ पर, इफ vi was its velocity immediately after the last collision, मतलब कि टक्कर के बाद मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कैसी हो गई थी, ये vi स्मॉल vi वेक्टर हो गई थी, है ना, was its velocity immediately after the last collision, then its velocity कैपिटल vi वेक्टर एट टाइम t क्या हो जाएगा, इस तरीके का हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब बहुत सारे लोगों को गलतफहमी क्या होती है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होते हुए इस चीज में देखा है कि उनको लगता है कि यहाँ पर फॉर्मूला यूज हुआ है v बराबर u प्लस ए टी, जबकि ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन थोड़ी है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऐसी थी, स्मॉल vi वेक्टर, है ना। अब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, उसके पास एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में आएगा ना। समझ पा रहे हैं आप बात। तो यहाँ पर ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नहीं है कि हमने v बराबर u प्लस ए टी यूज किया। तो ये v बराबर u प्लस ए टी जैसा क्यों दिख रहा है, आइए मैं आपको समझाता हूं। आप बच्चों याद करिए प्रोजेक्टाइल मोशन का केस। मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से इस तरीके से छोड़ा गया, है ना। तो क्या हुआ, मान लीजिए कि इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की गई थी u वेक्टर, है ना। तो अब जो है किसी t टाइम पर मान लीजिए अपने को वेलोसिटी पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, उसमें क्या ऐड हुआ, उसमें ऐड हुआ g वेक्टर इनटू टाइम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन उसका कितना था,
जी वेक्टर था। और कितने देर तक ये हम लोगों को बोला गया है एक्ट करवाने एक्सेलरेशन, टी टाइम तक। तो इस जी वेक्टर के कारण इसने कितना वेलोसिटी एक्स्ट्रा गेन किया? इसने गेन किया जी वेक्टर इनटू टी वेलोसिटी इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो किसी टी टाइम पर अगर मुझे नेट वेलोसिटी पता करनी है तो मैं ऐसे बोल दूंगा, और यहां पर मैं क्या बोल दूंगा कि ये जो वेलोसिटी v वेक्टर है ये क्या है, u वेक्टर प्लस g वेक्टर इनटू t, है ना। तो मैं यहाँ पर v बराबर u प्लस एटी नहीं लगा रहा हूं, मैं यहाँ पर लगा रहा हूं v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस g वेक्टर इंटू t। आप समझ पा रहे हैं इसमें और v बराबर u प्लस एटी में डिफरेंस? वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए वैलिड था, लेकिन ये मैंने वेक्टोरियली लगाया, इसमें u वेक्टर g वेक्टर इन सब की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो बेसिकली यहां पर v बराबर u प्लस एटी नहीं लगा है, ये लगा है v वेक्टर बराबर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्लियर ये बात? तो देखिए बच्चों वही यहाँ पर लिखा है, सिंस स्टार्टिंग विथ इट्स लास्ट कोलिजन इट वाज एक्सेलरेटेड विद एन एक्सेलरेशन गिवन बाय इक्वेशन 3.15 फॉर अ टाइम इंटरवल ti, है ना, ti टाइम तक के लिए इसको एक्सेलरेट किया गया। The average velocity of the electrons at time t, वो क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया हमसे? The average velocity of the electrons at time t क्या हो जाएगा? Average of all the capital VI's। मतलब अगर ये तो एक पार्टिकल, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है ना, किसी टी टाइम पर, अगर सारे के सारे हर एक इलेक्ट्रॉन का अगर अपने को क्या निकालना है, मिला करके सबका एवरेज वेलोसिटी, तो हम लोगों को क्या करना होगा? तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट टाइम t इज द एवरेज ऑफ ऑल द कैपिटल VI's। द एवरेज ऑफ स्मॉल VI's तो हम लोगों ने अभी अभी देखा कि इसका एवरेज तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर एनी कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली रैंडम। क्योंकि एक बार मान लीजिए किसी आयन से कोलिजन हो रहा है, तो कोई पार्टिकल इधर जा सकता है, तो कोई पार्टिकल इधर जा सकता है, कोई इधर जा सकता है, कोई इधर जा सकता है। तो ये जो इमीडिएटली टक्कर के बाद की वेलोसिटी है वो तो रैंडम है, तो इसका एवरेज भी तो 0 आना चाहिए। क्लियर हो ये बात? लेकिन उसके बाद वाला जो ये वाला पोर्शन है इसमें थोड़ी डिसिप्लिन आ जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हर एक इलेक्ट्रॉन को यही इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों गवर्न कर रही है। समझ पा रहे हैं आप बात? तो यहाँ पर देखिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या लिखा था। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट टाइम t इज द एवरेज ऑफ ऑल द VI's। और वही अपने को बेसिकली निकालना है, अपने को इस कैपिटल VI का एवरेज निकालना है। लेकिन हमें ये समझ में आ गया कि स्मॉल VI का एवरेज क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है ये बात? अब देखिए क्या लिखा है, द कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट अकर एट रेगुलर इंटरवल्स बट एट रैंडम टाइम्स। लेट अस डिनोट बाय टाउ द एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। हमने तो ith पार्टिकल के लिए टाइम ऑफ मतलब कि कितने देर पहले कोलिजन हुआ था उसको ti कह दिया, लेकिन ये ti कांस्टेंट थोड़ी, वो तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए रैंडम अलग अलग आ जाएगा। तो उनका एवरेज जो भी होगा उसकी वैल्यू को क्या कहा गया, टाउ से डिनोट कर दिया गया। तो ti का एवरेज है ना उसे टाउ कह दिया गया, विच इज द एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स, है ना। देन एट अ गिवन टाइम सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव स्पेंट टाइम, ऑब्वियस है ना, अगर वो एवरेज है तो कुछ टाउ से ज्यादा टाइम स्पेंड किए होंगे पिछले कोलिजन से और कुछ कम किए होंगे। क्लियर है? In other words, the time ti in equation 3.16 will be less than tau for some and more than tau for the others as we go through the values। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर एक एवरेज वैल्यू ले रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स की ऑब्वियसली ज्यादा टाइम रही होगी पिछले कोलिजन से और कुछ की अभी कम टाइम रही होगी। The average value of ti then is tau, और इसको नाम दिया गया है रिलैक्सेशन टाइम। है ना, पिछले कोलिजन के बाद अब कितने देर तक वो बड़े आराम से रिलैक्स होकर रह रहा है, उसे रिलैक्सेशन टाइम कहा गया। Thus, averaging over the n electrons at any given time t gives us for the average velocity, और उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम देते हैं। तो vd क्या हो गया, एक तरीके से कैपिटल vi का एवरेज, और जो क्या हो जाएगा स्मॉल vi का एवरेज माइनस ये वाला टर्म ti का भी एवरेज हम लोग ले लेंगे, क्योंकि E/m तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए कॉमन है। तो ये वाला टर्म है ना स्मॉल vi का एवरेज तो 0 आ गया। अब दूसरे वाले टर्म को देखिए, उसमें ti का एवरेज जो है वो टाउ आ गया। इसका मतलब vd क्या आ गया बच्चों, माइनस E/m इंटू टाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है,
Vd बराबर क्या आ गया, माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। और देखिए हर जगह बोल्ड में है, मतलब ये वेक्टर है, तो Vd वेक्टर बराबर माइनस ई वेक्टर टाउ अपॉन एम आ गया। तो हमें ये समझना है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई टाउ बाय एम। और अगर प्रॉपर वेक्टर वाइज लिखें तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं नेगेटिव साइन क्यों है? नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर राइट में जा रहा है तो मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव इसलिए क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो जो ड्रिफ्टिंग है वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव मतलब कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो फोर्स फील करता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है और इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। आइए इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आप देखिए कि टाइम के इंडिपेंडेंट आ रहा है ना। यहाँ पर ई कैपिटल ई वेक्टर टाउ अपॉन एम ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ रहा है, मतलब एक कांस्टेंट आ रहा है। ऑल्दो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके कारण फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी जो ड्रिफ्ट, किस रेट से ड्रिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, वो रेट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना। तो अब कभी भी आप कैसे इमेजिन किया करेंगे किसी कंडक्टर में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। आप ये सोचिए कि ऑल्दो इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन सबको नेट हम लोग अगर देखें तो क्या अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो उसी का एक मॉडल दिखाया गया है यहाँ पर कि यही मॉडल आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, जो कि बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल हो गया, है ना। तो यहाँ पर यही देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि करंट इन अ मेटालिक कंडक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इन अ मेटल is the magnitude of charge contained in a cylinder of unit area and length Vd। ऐसा इन्होंने क्यों लिखा है, आइए देखते हैं। देखिए ऐसा यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि J बराबर होता है I अपॉन ए, है ना। और करंट को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पर A से डिवाइड करना होगा क्योंकि I अपॉन ए है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर इस सिलेंडर को हम लोग इमेजिन करें तो इसकी लेंथ ये कितनी रखने बोल रहा है, Vd रखने बोल रहा है ना। तो मतलब डेल्टा T कितना हो गया, डेल्टा T को 1 लेना होगा। समझ पा रहे हैं आप बात? तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर डेल्टा T 1 हो गया और एरिया ये खुद कितना लेने बोल रहा है, यूनिट एरिया लेने बोल रहा है, तो उस केस में J बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q। क्लियर है ये बात? तो इसका बेसिक मतलब क्या हो गया कि हमने सिलेंडर की लेंथ कितनी एज्यूम करी है, हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड के ही बराबर की लेंथ हम लोगों ने एज्यूम करी है। मतलब कि कितना, एक सेकंड में कोई एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर लेफ्ट एक्सट्रीम से चलना चालू किया तो वो इलेक्ट्रॉन इस दूसरे वाले एरिया को एक सेकंड में क्रॉस कर जाएगा। क्लियर हुई ये बात? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एरिया है इसको जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम के अंदर थे वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, क्रॉस करके जा रहे हैं, है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर मैं एक नया टर्म डिफाइन कर रहा हूं n, जो कि होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वॉल्यूम में, है ना, ये वॉल्यूम कैसा है, लेंथ Vd इंटू डेल्टा T है और एरिया कैपिटल ए है। तो इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिल्कुल वॉल्यूम हो जाएगा इसका एरिया इंटू Vd इंटू डेल्टा T, और ये हो गया हमारा क्या, वॉल्यूम। इसको अगर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और इसको अगर E से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच इज इनसाइड द वॉल्यूम। इसको मैं डेल्टा क्यू बोल देता हूं। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी जो चार्ज की वैल्यू होती है वो तो माइनस ही होती है ना। तो यहाँ पर मैंने हर एक चीज का क्या लिखा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। तो डेल्टा क्यू बराबर कितना आ गया, डेल्टा क्यू आ गया एन ई ए वी डी इंटू डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा क्यू को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, आई बराबर होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो देखिए इससे हम लोग और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर
हम लोग यहाँ पर I इंटू डेल्टा टी को क्या लिख दिए, NEA VD इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर ये VD के बाहर मॉड लगा दिया ताकि वो शो करना चाह रहा है कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या लेना चाह रहा है, मैग्नीट्यूड लेना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब VD की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। VD की वैल्यू कितनी थी मैग्नीट्यूड वाइज, E टाउ बाय M, तो उसको यहाँ पर पुट कर दिया गया। तो देखिए ये कुछ इस तरीके का बनता जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए बाय डेफिनेशन I इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड J वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी बाय I बराबर J इंटू A, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से अपने पास J का एक नया फॉर्मूला आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ J बराबर क्या आ गया, NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू E। और हमें ये पता है कि जो J वेक्टर है वो E वेक्टर के अलोंग ही होता है, तो इसीलिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया J वेक्टर बराबर NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू E वेक्टर, है ना, ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर हुई ये बात? अब मुझे पता है कि आपको तुरंत याद आने लगा होगा कि अरे जे वेक्टर तो क्या होता था, सिग्मा इंटू ई वेक्टर होता था। इसका मतलब सिग्मा की एक और वैल्यू अपने को क्या मिल गई, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, है ना। तो ये कुछ आज हम लोगों ने रिलेशंस निकाले हैं जो डायरेक्ट कभी कभी सवाल बन के हमारे सामने आ जाते हैं। इसीलिए मेरा सजेशन है कि कुछ डेटा को, कुछ फॉर्मूले को आप याद जरूर रखिएगा। तो आज मैं समझ रहा हूँ आपके लिए बहुत सारे फॉर्मूले नए इकट्ठा हो गए, पर एक और फॉर्मूला आपके लिए आने वाला है, वो है मोबिलिटी का। इसके बाद के लेक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा आपने 10th तक पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी को। ये पहले दो लेक्चर्स में थोड़ा सा डेरिवेशन ज्यादा है और फॉर्मूले ज्यादा है, पर कोई बात नहीं, हर किसी को ही पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम लोग भी पढ़ लेते हैं। मोबिलिटी एक नया टर्म आपके लिए आया है। एज वी हैव सीन कंडक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर्स, है ना, जो एक्चुअल में मूव कर सकते हैं। जैसे कि मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो चार्ज कैरियर्स का रोल प्ले करते हैं। उसी तरीके से आयोनाइज्ड गैस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज आयंस दोनों ही यहाँ पर जो है वो चार्ज कैरियर का रोल प्ले करते हैं। फिर इन एन इलेक्ट्रोलाइट दे कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो उसी कारण से यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसको हम लोग मोबिलिटी कहते हैं और डिनोट करते हैं इसे म्यू से, है ना। इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो म्यू बराबर क्या हो गया, ये वीटी अपॉन ई हो गया। यहाँ पर देखिए हर जगह मैंने मैग्नीट्यूड लिया है ना, कहीं पर भी वेक्टर नहीं है। तो म्यू बराबर क्या हो गया, वीडी अपॉन ई, और वीडी को मैं ई टाउ अपॉन एम भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए ई और ई कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बन गया, ई टाउ अपॉन एम। तो बेसिकली जो मोबिलिटी है, जो कि क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्लियर हुई ये बात? तो मोबिलिटी को हम लोग कैसे फील कर सकते हैं, आप ऐसे सोचिए, द फास्टर द पार्टिकल मूव्स एट अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ द लार्जर द मोबिलिटी, है ना। हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जिस केस में जब हम लोग सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, तो जिस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा आ रही है, उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि वो उसकी मोबिलिटी क्या है, ज्यादा है। चलिए तो अब आ जाते हैं एक और टाइप के कॉन्सेप्ट में जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ओम्स लॉ पढ़ा था ना, वो हर एलिमेंट ओबे नहीं करता है। तो देखते हैं उसके बारे में कि कहां कहां पर उसे डिसओबे किया जा सकता है। Although Ohm's law has been found valid over a large class of materials, there do exist materials and devices used in electric circuits where the proportionality of V and I does not hold. The deviations broadly are one or more of the following types. जैसे कि बेसिकली ना अपने को ओम्स लॉ के लिमिटेशन में जब पूछा जाए तो आपको 3 पॉइंट लिखने होते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है कि V ceases to be proportional to I, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि इवन फॉर गुड कंडक्टर्स, अच्छे कंडक्टर्स में भी क्या देखा गया है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद जो है V और I का जो ग्राफ है वो प्रोपोर्शनल, वो लीनियर जो है वो रहना बंद हो जाता है। क्लियर है? तो V ceases to be proportional to I। अगला जो B केस है वो देखते हैं। बी केस कह रहा है द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। जैसे कि आप देखिए कि यहाँ पर V जब पॉजिटिव है तो करंट पॉजिटिव है, और V जो है जब नेगेटिव हो गया तो करंट भी नेगेटिव हो गया। करंट नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमने इस डायरेक्शन में करंट को पॉजिटिव माना है, तो करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई। समझ पा रहे हैं बात? और V को पॉजिटिव नेगेटिव करने का मतलब क्या हो गया,
मान लीजिए आपने इस तरीके से बैटरी लगाई है ना, सच दैट पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ, सच दैट की नेगेटिव टर्मिनल लेफ्ट में है और पॉजिटिव टर्मिनल राइट में है। तो मान लीजिए इससे आपने कहा कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर आपने बैटरी को रिवर्स कर दिया है ना, इस तरीके का कर दिया, तो हम लोग बोल देंगे कि भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, नेगेटिव कर दिया। ऑलराइट, तो देखिए उसी के बारे में यहाँ पर लिखा था, द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। इन अदर वर्ड्स, इफ I इज द करंट फॉर अ सर्टेन V, then reversing the direction of V, keeping its magnitude fixed, does not produce a current of the same magnitude as I in the opposite direction। है ना, मतलब कि अगर हम लोग सिर्फ क्या कर दें, सिर्फ हम लोग बैटरी को रिवर्स कर दें तो करंट की वैल्यू में चेंज आ जाता है। डायरेक्शन में तो चलिए आएगा ही आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में बहुत जबरदस्त चेंज आ जाता है। और ऐसा चेंज जो है जनरली हम लोग डायोड में देखते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद, है ना। अभी डायोड का बस नाम सुन लीजिए, वही काफी है। ये हम लोग पढ़ेंगे इन द चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। ऑलराइट, और अब देखते हैं आखिरी केस। आखिरी केस जो है वो है, देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन V एंड I इज नॉट यूनिक, है ना। दैट इज देयर इज मोर देन वन वैल्यू ऑफ V फॉर द सेम करंट। अभी तक V बराबर IR के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि V और I की यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर V पर I की सिर्फ एक ही वैल्यू होनी चाहिए थी। लेकिन इस बार क्या आ रहा है, देखिए, किसी भी पर्टिकुलर करंट के लिए अगर हम लोग देखें तो अलग अलग वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस दिखाई दे रहे हैं, है ना। जैसे कि इस वोल्टेज पर भी यही करंट है, इस वोल्टेज पर भी यही करंट है। तो ऐसा जनरली किसके केस में होता है, बस वो नाम आपको याद रखना है, और वो नाम है ये GAAS, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है गैलियम आर्सेनाइड। अ मटेरियल एग्जिबिटिंग सच अ बिहेवियर इज गैलियम आर्सेनाइड। तो एक चीज आपको समझनी है बच्चों, कि ऐसा नहीं कि ये जो फॉलो नहीं करते ओम्स लॉ को ये बुरे हैं। इनका अलग एप्लीकेशन और बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन होता है। जैसे आजकल की दुनिया में सेमीकंडक्टर का तो खैर जबरदस्त रोल है। तो इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है कि जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते वो बुरे हैं, उनका अलग यूटिलिटी है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे जिसमें हमारे को वैरायटी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बॉडीज के लिए अपने को रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहला सवाल है ऐसा, फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L having a circular cross section. The radius of cross section varies linearly from A to B. The resistivity of the material is rho. Assuming that B minus A is much less than L, find the resistance of the conductor. देखिए B माइनस ए मच लेस देन L बोलने का मतलब ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसको अगर एक्चुअल में देखें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा ना। मतलब कि ये ऑलमोस्ट जो है, जो डिफरेंस है B माइनस ए का, ये कैसा है, बहुत कम है एज कंपेयर टू ये जो लेंथ है ना। जिसके कारण आप ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि करंट कैसे फ्लो कर रही है, इस तरीके से फ्लो कर रही है ना। वरना आप करंट को कैसा मान लेंगे, इस तरीके से मान सकते थे ना कि करंट ऐसे फ्लो कर रही है। लेकिन आपको ये अज्यूम करना है कि करंट जो है वो कैसे फ्लो कर रही है, वो फ्लो कर रही है ओनली एंड ओनली अलोंग दी एक्सिस। इस तरीके से आपको मानना है, ये वाला एजम्पशन लेकर के। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं इनके इस टर्मिनल्स के क्रॉस जो है अगर एक बैटरी लगा दूं, है ना, मान लीजिए मैंने इस तरीके से एक बैटरी यहां पर लगा दी, ठीक है। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि क्या होगा, यहां से करंट जो है इस किस तरीके से फ्लो होगा, करंट करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस तरीके से करंट जाता रहेगा, इस तरीके से लगातार करंट का फ्लो होता रहेगा इस सर्किट में। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन को ले ले, उससे करंट की वैल्यू जो है वो सेम जाएगी एज कंपेयर टू किसी भी और क्रॉस सेक्शन को अगर ले ले। समझ पा रहे हैं? आपको ऐसे इमेजिन करना है जैसे कि मान लीजिए कि बिस्किट्स का स्टैक होता है ना। मान लीजिए कि बिस्किट्स का स्टैक होता है ना, तो बस आपको ये मानना है कि जो बिस्किट का पैकेट आप लाए इस बार, उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, साइज जो है बिस्किट्स की वो बढ़ती जा रही है, मतलब रेडियस धीरे धीरे बिस्किट्स का बढ़ता जा रहा है। तो अब आप क्या करिए, किसी भी एक्स डिस्टेंस पर जाइए और वहां पर एक बिस्किट चुनिए, कुछ इस तरीके से, है ना। किसी एक्स डिस्टेंस पर गए
और वहां पर हमने क्या किया, एक dx थिकनेस की एक डिस्क सेलेक्ट की यहाँ पर। अब सिर्फ आप ऐसे सोचिए कि जितना करंट यहाँ एंटर कर रहा है वो पूरा का पूरा इस डिस्क से क्रॉस तो कर ही रहा होगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर क्रॉस तो पक्के से ही कर रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे जितने भी यहाँ पर डिस्क है ना, वो सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्योंकि आपने 10th तक की पढ़ाई में पढ़ा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, एक और रेजिस्टेंस है, तो तीनों में करंट अगर सेम जा रहा है ना, और इस तरीके से ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, तो हम लोग कहते हैं कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं सोचना है कि अभी तो हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा ही नहीं सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सवाल क्यों आ गया। ये एक बहुत ही सिंपल सा केस है जो आपने 10th तक ही पढ़ रखा है ना, कि अगर इस तरीके से एक रेजिस्टेंस हो, उसके आगे एक और रेजिस्टेंस, उसके आगे एक और रेजिस्टेंस हो, सब में सेम करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो हम लोग को पता है कि ये कैसा कॉम्बिनेशन हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। और हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि उस केस में जो आर इक्विवेलेंट होता है वो कितना होता है, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, है ना। तो बेसिकली आर इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, समेशन ऑफ Ri, है ना। सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को हमें क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। तो अब सबसे पहला मोटिव मेरा ये है कि मुझे इस डिस्क का रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि इसके रेजिस्टेंस को निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे इसके एरिया की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया की, जिसके थ्रू होकर के ये करंट पास कर रहा है ना। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया तो मुझे चाहिए। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकाले, वो एक्स का फंक्शन बनाया जा सकता है ना। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखिए मुझे क्या चाहिए था, सबसे पहले मुझे चाहिए था रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। तो मैं यहां पर बना देता हूं रेडियस, ये वाई एक्सिस जो है ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एक्स एक्सिस है ये एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मतलब कि ये वाली जो डायरेक्शन है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे को पता है कि जब x की वैल्यू 0 थी, इसे x बराबर 0 बोल देते हैं, तो उस समय रेडियस की वैल्यू a थी। और जब x की वैल्यू हो गई कितनी, जब x की वैल्यू हो गई l, तो उस समय रेडियस की वैल्यू कितनी हो गई, स्मॉल b, है ना। तो अब अपने को क्या पता करना है, किसी भी x डिस्टेंस पर, है ना, किसी भी x रेडियल डिस्टेंस पर रेडियस कितना आएगा। तो अपने को बेसिकली r स्मॉल r एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ दिया है सवाल में कि रेडियस जो है वो वेरी कर रहा है लीनियरली, इसीलिए मैंने लीनियर रिलेशन दिखाया यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सोचते हैं कि r और x में रिलेशन क्या होगा। बेसिकली ये y बराबर mx प्लस c जैसी इक्वेशन बनेगी इसके लिए, है ना। तो y एक्सिस पर क्या है, y एक्सिस पर रेडियस है ना, तो स्मॉल r लिख देते हैं y एक्सिस पर। तो y के बदले आ गया स्मॉल r, तो स्मॉल r बराबर क्या हो जा रहा है, इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप आएगा, ये वाली लेंथ हो जाएगी कितनी, b माइनस ए, है ना, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ b माइनस ए हो जाएगी, और ये पूरी की पूरी लेंथ है l। तो हम लोग लिख देते हैं b माइनस ए अपॉन l, और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस c जो कि होता है y इंटरसेप्ट, वो कितना है, वो स्मॉल a है। तो बेसिकली अपने पास अभी तक क्या आ गया, स्मॉल r एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, है ना। तो अब हम लोग रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस उस डिस्क का कितना लिख सकते हैं, हम लोग सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पर रो मल्टीप्लाइड बाय उस डिस्क की लेंथ कितनी है। लेंथ का मतलब आप समझ रहे हैं कौन से डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूं, ये वो डायमेंशन है जिसको चीरते हुए करंट एक्चुअली फ्लो कर रहा है ना, इस तरीके से। तो कितने लेंथ को चीरते हुए ये फ्लो कर रहा है, तो ये तो dx लेंथ को चीरते हुए फ्लो कर रहा है। तो रो इंटू लेंथ के बदले में क्या लिख दूंगा, dx लिख दूंगा, है ना। और इसको डिवाइड किससे करूंगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा एरिया से। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई इंटू स्मॉल r का स्क्वायर। तो देखिए हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन का अगर इस्तेमाल करें तो dr बराबर कितना बोल देंगे, dr बराबर आ जाएगा b माइनस ए अपॉन एल इंटू डी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर dx की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, dx बराबर कितना हो जाएगा, l अपॉन b माइनस ए जो कि एक कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय dr। तो चलिए ट्राई करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर d कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा, रो l अपॉन b माइनस ए इंटू डी आर अपॉन पाई स्मॉल r स्क्वायर।
तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें तो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये एक कांस्टेंट हो गया। तो चलिए थोड़ी देर के लिए इसे मैं के बोल देता हूँ, है ना, ताकि इक्वेशन सिंपल दिखे। तो डी आर बेसिकली कितना आ गया, के डी आर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब कर देते हैं इंटीग्रेट, है ना, समेशन ऑफ ऑल स्मॉल रेजिस्टेंसेस को ही तो मुझे ऐड करना है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कैसा था, सीरीज का था, है ना बच्चों, ध्यान रखना ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंसेस को ऐड कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेट करने पे ही क्या आ जाएगा, 1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं -k/r, और लिमिट r की क्या होगी, r की लिमिट जो है वो हो जाएगी स्मॉल a से स्मॉल b तक, है ना। तो यहां से देखिए r इक्विवेलेंट वो कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है k अपॉन, क्या भर दे यहाँ पर, k अपॉन a माइनस k अपॉन b कर देते हैं। तो अब k की वैल्यू हम लोगों ने कितनी रखनी है, रो l अपॉन b माइनस a इंटू पाई, है ना, ये हमारा कांस्टेंट k था। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/a माइनस 1/b से। तो देखते हैं ये सिंप्लीफाई होकर के क्या बनता है, R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा रो एल अपॉन बी माइनस ए इंटू पाई, यहाँ आ जाएगा ए बी और ऊपर आ जाएगा बी माइनस ए। तो बेसिकली बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए हमारा आंसर क्या आ गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई ए बी। तो देखिए ये इतना आसान सा आंसर आ गया हमारा, है ना। तो ऐसे सवालों के थ्रू आप सीखते जाइए कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। चलिए तो इसी तरीके का एक और सवाल देखते हैं। अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस कैपिटल R इज कनेक्टेड बिटवीन टू प्लेट्स which are maintained at a constant potential difference V. All right. The conductivity of the cylindrical conductor varies across its cross section as sigma बराबर sigma naught 1 minus small r upon capital R, where small r is the radial distance from the central axis of conductor. Calculate the current through the conductor. ओके तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है और इसके दोनों एंड्स को हमने क्या कर दिया, बैटरी के अलग अलग टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया सच दैट की पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन्ड है, और इस तरीके से अलोंग पैरेलल टू द एक्सिस जो है यहाँ पर करंट जो है वो फ्लो कर रही है ना, यही यहाँ पर कहानी है। अब लेकिन दिक्कत क्या आ गई यहाँ पर कि जो सिग्मा है वो कांस्टेंट नहीं है, सिग्मा जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, रेडियल डिस्टेंस पर। तो इसीलिए अब अपने को क्या निकालना है, करंट निकालना है, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली तो नहीं आएगा, अपने को कुछ इंटीग्रेशन वगैरह करना होगा, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा जो है वो वेरिएबल है ना। चलिए तो सोचते हैं कि इस सवाल को कैसे किया जाए। एक्चुअली मैंने क्या देखा यहाँ पर कि किसी भी अगर स्मॉल आर रेडियल डिस्टेंस पर जाएंगे और वहां से डी आर और आगे जाए तो अपने को एक सिलिंड्रिकल शेल मिलेगा, है ना, जिसकी जिसकी जो कंडक्टिविटी है वो तो हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं, जो कि कितनी हो जाएगी, सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, और इसके हर एक पॉइंट पर जो रेडियल डिस्टेंस स्मॉल आर है वो तो सेम है। तो इसके वजह से मुझे क्या मिल जाएगा, इसके हिसाब से मुझे मिल जाएगा ये वाली जो सिलेंडरिकल शेल है ना उसका रेजिस्टेंस मुझे मिल सकता है डी आर। लेकिन मुझे एक और चीज समझ में आ रही है कि ऐसे तो बहुत सारे शेल्स है ना, सिलेंड्रिकल शेल्स ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड लग रहे हैं, वो सारे के सारे लग रहे हैं पैरेलल में कनेक्टेड। क्योंकि जैसे आप इस शेल को देखिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतने का ही है जितना किसी दूसरे शेल के लिए होगा, है ना, क्योंकि एक सिरा लेफ्ट में है और एक सिरा एक्सट्रीम राइट में है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि सारे के सारे शेल्स जो हैं सिलिंड्रिकल शेल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस बार आ गए, है ना। पिछले बार जैसा नहीं था कि हम लोग बिस्किट बना सकते थे और हर बिस्किट से सेम करंट पास हो रहा है, इस बार तो ऐसा नहीं है। इस बार तो अलग अलग सिलिंड्रिकल शेल से अपना अपना खुद का करंट पास करेगा और वो सारे करंट मिल करके क्या बन जाएंगे, ओवरऑल करंट जो लेफ्ट से बच्चों राइट की तरफ फ्लो कर रहा है ना। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग इस शेल के लिए, इस सिलिंड्रिकल शेल के लिए इसका रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अपने को दिया हुआ है सिग्मा, तो चलिए याद करते हैं कि अपने को कौन कौन सा फॉर्मूला आखिर याद है जो सिग्मा से रिलेटेड है। जैसे कि एक तो मुझे याद आ रहा है J बराबर सिग्मा इंटू ई, है ना, और J को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
J को हम लोग लिख सकते हैं करंट डेंसिटी, जो कि हो जाता है DI अपॉन DA। तो DI अपॉन DA कितना आ गया? DI अपॉन DA आ गया सिग्मा इंटू E, है ना। अब जो E है वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे को दिख रहा है कि ओवरऑल लेंथ कितनी है L और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V का है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कह सकते हैं भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा V अपॉन L, जो कि कांस्टेंट रहेगा। बड़ी मजेदार चीज ये है कि सिग्मा अलग अलग होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज तो समझ में आ रही है कि फील्ड लाइन बिल्कुल सीधी सीधी इस तरीके से जाएगी, है ना, सीधी सीधी जाएगी। और साथ ही साथ किसी भी एक शेल को आप ले लीजिए तो वहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि लेंथ उसकी L है और पोटेंशियल डिफरेंस V का है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कितना होना पड़ेगा? V अपॉन L होना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं DI अपॉन इस शेल का एरिया कितना ले ले बच्चों? जितने एरिया से ये गुजर रहा है ना, तो ये हो गया 2 पाई R इंटू डी आर। आखिर एरिया कौन सा लेते हैं? वो क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके थ्रू ये गुजर रहा है। तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया तो यही रहा ना, जिसको मैंने अभी भी शेड किया। तो ये तो 2 पाई R इंटू डी आर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं DI अपॉन 2 पाई स्मॉल r इंटू डी आर। ये किसके बराबर हो गया? सिग्मा, सिग्मा कितना है? सिग्मा नॉट 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। और E को कितना लिख सकते हैं? V अपॉन L लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा DI बराबर कितना आ जाएगा? सिग्मा नॉट 2 पाई R, फिर आ जाएगा 1 माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, फिर आ जाएगा V अपॉन L और मल्टीप्लाइड बाय dr, है ना। तो एक बार देख लेते हैं अपने को निकालना क्या था? करंट ही निकालना था, है ना। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। DI को फर्दर और क्या लिख सकते हैं? सिग्मा नॉट 2 पाई V अपॉन L, फिर क्या लिख दें? R माइनस R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R, और फिर एंड में लिख देंगे dr, है ना, d स्मॉल r। अब लगा देते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन। लेफ्ट साइड में इंटीग्रेट करेंगे DI को, तो ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स में जो करंट जा रहा है उसको ऐड कर देंगे तो I टोटल आ जाएगा। और वो कितना आ जाएगा? सिग्मा नॉट 2 पाई V अपॉन L, स्मॉल r का इंटीग्रेशन हो जाएगा R स्क्वायर अपॉन 2, माइनस R स्क्वायर बाय R का इंटीग्रेशन हो जाएगा R की पावर 3 अपॉन 3R। और लिमिट क्या भर दे रेडियस की? भाई एक बार चेक कर लेते हैं। लिमिट 0 से मुझे लगता है कैपिटल R तक होगा ना। बिल्कुल सही है, 0 से अपने को लिमिट भरनी चाहिए कैपिटल R तक। तो I बराबर कितना जा रहा है? 2 पाई सिग्मा नॉट V अपॉन L। अंदर क्या आ जाएगा? अंदर अगर मैं एलसीएम ले लूं कितना? 6 ले लूंगा, है ना। तो ये आ जाएगा 3R स्क्वायर माइनस इधर कितना आ जाएगा? R भरने के बाद इधर आ जाएगा 2R स्क्वायर, है ना। मैंने भर दिया है ऑलरेडी, मेंटली मैंने सारा भर दिया है इधर, और उसके बाद में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो ये कितना आ गया? I बराबर आ गया 2 पाई सिग्मा नॉट V अपॉन L, ये बन जाएगा R स्क्वायर अपॉन 6। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? फाइनल आंसर आ जाएगा I बराबर सिग्मा नॉट पाई V R स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स L, है ना। तो ये हमारा जो है फाइनल जवाब हो गया। तो बेसिकली हम लोगों ने इसमें किया क्या? आइए मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। मैंने ये देखा था एक्चुअली इस सवाल में कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैं देख पा रहा था कि बहुत सारे सिलिंड्रिकल शेल्स मुझे दिखाई दे रहे थे, जो कि क्या थे? जिनमें सिग्मा जो है वो कांस्टेंट था, अलग अलग शेल में सिग्मा फिक्स्ड था। तो मैंने किसी भी एक शेल को देखा, उसमें से करंट निकाला और उसको इंटीग्रेट कर दिया, जिससे कि सारे शेल्स में क्रॉस करने वाला जो करंट है वो मुझे मिल जाए। अब रही बात यहाँ पर कि मैंने एरिया क्या लिया, तो एरिया मैंने लिया 2 पाई r dr, क्योंकि उतने ही एरिया को तो ये करंट जो है वो परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करके जा रहा है ना। चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडोव। द क्वेश्चन सेज 2 metal balls of the same radius small a are located in a homogeneous poorly conducting medium with resistivity rho. Find the resistance of the medium between the balls provided that the separation between them is much greater than the radius of the ball.
चलिए बच्चों, तो सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर बेसिकली अपने को 2 मेटालिक बॉल्स दे रखे हैं जिनका रेडियस स्मॉल ए है, और ये कहां पर लाई कर रहे हैं? ये लाई कर एक होमोजीनियस पुअरली कंडक्टिंग मीडियम में, जिसकी रेजिस्टिविटी अपने को कितनी दे रखी है? रेजिस्टिविटी अपने को रो दे रखी है। अब अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम, है ना, बिटवीन द बॉल्स, और साथ ही एज्यूम करना है कि जो सेपरेशन बिटवीन देम है ना, वो क्या है? वो मच ग्रेटर देन है रेडियस ऑफ द बॉल के। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली इस सवाल में हमारे को यूज करना होगा एक अलग कॉन्सेप्ट, है ना। वो अलग कॉन्सेप्ट मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अभी। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि यहाँ पर 2 बॉल्स है। लेट अस इमेजिन कि यहाँ पर एक मेटालिक बॉल है ना, और उसके पास लेट अस से कि चार्ज Q है। तो आप सोचिए कि क्या होगा इस Q चार्ज के साथ। अगर ये इसके पास Q चार्ज है तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, है ना। KQ/A हो गया इसके सरफेस का पोटेंशियल। अब आप सोचिए कि अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया इस स्फेयर का, और हम लोग इन्फिनिटी के पोटेंशियल को 0 मानते हैं, तो बेसिकली ये डिस्चार्ज होना चाहिए। यहां से चार्ज जो है वो निकल करके कहां भागने की कोशिश करेगा? इन्फिनिटी की तरफ, ताकि ये क्या हो सके? डिस्चार्ज हो सके, है ना। अब मान लीजिए मैं कुछ ऐसा मेक श्योर कर रहा हूं कि एक सोर्स मैंने लगा दिया जो लगातार इसको करंट I सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि चार्ज इन्फिनिटी की तरफ भाग तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ चार्ज की कमी यहां पर नहीं हो रही है, क्योंकि यहां पर जो करंट I है वो ये मेक श्योर कर रहा है कि इस मेटालिक बॉल के पास हमेशा चार्ज कितना रहे? Q रहे। अब बच्चों आप सोचिए कि सिर्फ अगर हमारे पास एक मेटालिक बॉल है ना, और वो एक होमोजीनस मीडियम में रखी हुई है, तो ऑब्वियस है कि सिमेट्री की वजह से मैं कह सकता हूं कि कहीं पर भी अगर मैं देखूं तो करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा होगा? इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, है ना। करंट हर जगह से जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस उसकी डायरेक्शन होगी। इस तरीके से करंट हर जगह फ्लो कर रहा होगा, है ना। तो मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई अगर मैं यहां पर करंट डेंसिटी वेक्टर की बात करूं, करंट डेंसिटी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दैट इज रेडियली आउटवर्ड। और साथ ही साथ अगर मैं एरिया वेक्टर की भी बात करूं तो वो भी कैसा हो जाएगा? वो भी हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड। तो जे वेक्टर और एरिया वेक्टर, है ना, ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए पैरेलल। क्लियर है बात? सिमेट्री से तो बिल्कुल हम लोग ये कह सकते हैं ना कि करंट अगर फ्लो करके भाग रही है बाहर की तरफ, है ना, करंट का अगर फ्लो है जिसके थ्रू चार्जेस का फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो वो हर डायरेक्शन में जाएगी, है ना। और ये स्फेयर है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये 3 डायमेंशनल आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा, जिसमें कितने एरिया से ये सारे के सारे चार्जेस भागना चाह रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ? 4πa², जो कि एरिया ऑफ द स्फेयर होता है। तो बच्चों मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस की बात करूं तो मैं E बराबर क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा KQ/A², और साथ ही साथ मुझे इसे डिवाइड करना होगा किससे? एप्सिलॉन R से, जो कि क्या होगी? इस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, क्योंकि ये वैक्यूम तो है नहीं कि मैं KQ/A² लिख दूं। ये क्या है? ये किसी मीडियम में है, तो मीडियम में हमारे को KQ/A² से क्या डिवाइड करना होगा? रिलेटिव परमिटिविटी को। अब एक और चीज मुझे पता है कि E बराबर होता है रो इनटू J, है ना। और यहां पर मुझे ये भी दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और J वेक्टर क्या है? बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि E की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा 1/4πε0 इंटू Q/εr इंटू A²। वो किसके बराबर कर दूं मैं? रो इंटू J, और J क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा करंट अपॉन एरिया। अब एरिया कितना ले ले? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पूरे के पूरे सरफेस एरिया से करंट जो है वो 3 डायमेंशनली फ्लो कर रहा है ना। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे 4πa², ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या क्या चीजें कैंसिल आउट होती दिखाई दे रही है। A² से A² कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4π से 4π भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपने पास क्या आ गया? अपने पास I की वैल्यू आ जाएगी Q मल्टीप्लाइड बाय 1/, है ना, Q मल्टीप्लाइड बाय 1/ρε0ε r, है ना। तो बच्चों हमारे पास वो करंट की वैल्यू आ गई, है ना, जो क्या हो रही है?
जो अगर लगातार इस स्फेयर को मिलती जाए तो क्या होगा, ये जो चार्ज Q है वो मेंटेन्ड रहेगा। अब बच्चों अगर मैं दूसरे स्फेयर की बात करूं, है ना, पहले स्फेयर को मैंने रखा मीडियम में, अब मैं बात कर रहा हूं कि मीडियम में अगर सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला स्फेयर हो, उसको मान लीजिए मैंने चार्ज दे दिया -Q, ठीक है, उसका भी जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल a है। अब आप सोचिए कि अगर सिर्फ इसे -Q दे करके मैं अगर छोड़ दूं इस तरीके से, तो क्या होगा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या है, 0, और इस स्फेयर का पोटेंशियल क्या है, वो है नेगेटिव, है ना। तो ऑब्वियस है कि इन्फिनिटी से चार्जेस आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस, जो इसे क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें क्या मेक श्योर करना है, हमें ये मेक श्योर करना है कि इसका जो -Q चार्ज है वो मेंटेन रहे। तो मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी चार्जेस इन्फिनिटी से इसकी तरफ आ रहे हैं उसको हमें खींच लेना होगा, है ना, एक्सटर्नल वायर से। तो मैं मान ले रहा हूं कि एक्सटर्नल वायर मैंने लगाया, और सिमेट्री से मैं कह सकता हूं कि इस बार मैं कितना चार्ज हासिल कर पाऊंगा, आई ही, है ना, जो पिछले बार आई था वही सेम आई इस बार मुझे यहां पर हासिल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सारी कैलकुलेशन वैसी ही जाएगी फिर से, और फिर से हमारे को आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो पिछले बार आई थी, दैट इज Q अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि कैलकुलेशन एज इट इज रहेगी, और हमारे को चार्ज जो है ना, वो बिल्कुल उतना ही मिल जाएगा, है ना। तो अब आप देखिए कि अगर मैं इन दोनों केसेस को मर्ज कर दूं, है ना, सुपर इंपोज कर दूं दोनों केसेस को। पहला केस कौन सा, पहला केस ये था जिसमें मेरे पास क्या था, एक ए रेडियस का स्फेयर था, और दूसरा केस कौन सा, जिसमें अगेन मेरे पास एक ए रेडियस का स्फेयर था। एक को मैंने चार्ज दिया था Q, एक को मैंने चार्ज दिया था -Q, और मैंने ये मेक श्योर किया कि एक के पास चार्ज मेंटेन रहे, कितना, Q, किस तरीके से, करंट I सप्लाई करके, और मैंने दूसरे में क्या मेक श्योर किया कि उसके पास जो -Q चार्ज है वो मेंटेन रहे, कैसे, मैं उसे लगातार I करंट, है ना, खींचता जा रहा हूं, है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि पहले वाले मेटालिक स्फीयर से चार्ज जो है वो जा रहा है, किधर को जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी पर पहुंच गया। अब क्या लग रहा है कि -Q वाले स्फीयर ने क्या किया, वो जो करंट पहुंचा है ना इन्फिनिटी तक, जो चार्जेस पहुंचे इन्फिनिटी तक, उनको ये वापस से अपनी तरफ खींच लिया, है ना। तो कहानी इस तरीके से बन गई कि ऐसा लग रहा है कि यहां पर एक बैटरी है ना, ऐसा लग रहा है कि यहां एक बैटरी है जो लगातार क्या कर रही है, चार्ज सप्लाई कर रही है +Q को। ये जो +Q है ये कहां भेज रहा है चार्ज, इन्फिनिटी को, और इन्फिनिटी से वापस घूम करके चार्ज कहां आ रही है, -Q के पास, और ये एक लूप सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है ये बात। तो अब हमारे को ये समझ में आ रहा है कि I जो है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अगर वो निकाल लेंगे तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू आर। बच्चों हम लोगों ने I तो ऑलरेडी निकाल रखा है, क्योंकि आपने ये देखा था कि I की वैल्यू क्या थी, Q अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना। और ये I करंट जो है पॉजिटिव वाले स्फेयर से निकला और कहां एंटर कर गया, -Q पर, है ना। और हम लोग इसे ही क्या कर रहे हैं, मेंटेन करवा रहे हैं। तो आप देखिए यहां पर कि I बराबर Q अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है। अब मैं V प्लस, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक शेल, है ना, उसका मैं पोटेंशियल क्या बोल दूंगा, वो मैं बड़े आसानी से बोल सकता हूं कि उसकी वैल्यू हो जाएगी KQ अपॉन एप्सिलॉन R इंटू कितना लिख दें यहां पर, KQ अपॉन R, है ना। तो यहां पर आ जाएगा स्मॉल a। अगेन आपको ध्यान होगा कि अगर ये वैक्यूम होता तो एप्सिलॉन R की वैल्यू 1 हो जाती और पोटेंशियल इसका कितना हो जाता, KQ अपॉन A। लेकिन ये एक मीडियम है ना, यहाँ पर मीडियम है, जिसकी वजह से पोटेंशियल इसका इतना आएगा। इसी तरीके से V माइनस कितना बोल देंगे हम लोग, वो हो जाएगा KQ विथ अ नेगेटिव साइन अपॉन एप्सिलॉन R इंटू A। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V प्लस माइनस V माइनस, राइट। और उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 टाइम्स KQ अपॉन एप्सिलॉन R इंटू A, राइट। और हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी V अपॉन I, जो कि कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ KQ अपॉन एप्सिलॉन R इंटू A। और इसको किससे डिवाइड कर दें, इसको डिवाइड कर देंगे Q, और ऊपर आ जाएगा रो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, Q और Q गायब हो गया, एप्सिलॉन R से एप्सिलॉन R कैंसिल आउट हो जाएगा। और हम लोग ये देख पा रहे हैं कि K की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, K की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है हमारे पास रो एप्सिलॉन नॉट और डिनोमिनेटर में A है, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ 2 2 are 4, तो यहाँ से फाइनली अपने पास क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा रो अपॉन 2 पाई A, है ना। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो बच्चों आई होप कि आपको ये सवाल का जवाब अच्छे से समझ में आया होगा। और इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि सिग्निफिकेंस क्या है ये कहने का कि जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू देयर रेडियाई, वो ये है कि तभी हम लोग ये लिख पाए कि जो v होगा वो कितना होगा, KQ अपॉन एप्सिलॉन r, है ना, वरना हम लोग ये चीज नहीं लिख पाते। समझ में आया होगा। कंसिडर अ hollow cylinder of length L and inner radius small a and outer radius small b as shown. The material has resistivity rho. और सवाल का पहला पार्ट है, suppose a potential difference is applied between the ends of the cylinder and produces a current flowing parallel to the axis. What is the resistance measured? तो चलिए सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में बोला है कि इस तरीके से अगर हम लोग क्या कर दिए, कनेक्शन कर दिया ना बैटरी का, तो अब हमसे पूछा है कि बताओ भाई कि कितना करंट फ्लो करेगा, नहीं कितना रेजिस्टेंस होगा ना, व्हाट इज द रेजिस्टेंस मेजर। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये तो बहुत ही सिंपल सा केस हो गया। क्यों सिंपल सा हो गया, क्योंकि जिस क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट फ्लो कर रहा है वो एरिया कितना हो गया, वो हो गया पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतने ही एरिया में तो ये फ्लो कर रहा है करंट, है ना, ये जो एरिया है इतने में ही तो फ्लो कर रहा है करंट। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं एरिया लिख दूंगा पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेंथ कितनी लिख दूंगा, कितने लेंथ के अक्रॉस ही जा रहा है, एल लेंथ के अक्रॉस जा रहा है ना। तो लेंथ की वैल्यू जो है वो सिंपली हो जाएगी कितनी, लेंथ बराबर कैपिटल एल। तो यहां पर मैं सिंपली फॉर्मूला लगा सकता हूं, रेजिस्टेंस बराबर रो एल अपॉन ए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन पाई टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये बेसिकली आज जो हम लोगों ने एक सवाल करा था ना जिसमें ए और बी रेडियस हो गया था, है ना, इस तरीके से फ्रस्टम जैसा जो बना हुआ था, ये वैसा ही केस हो गया, लेकिन इसमें रेडियस जो है वो कांस्टेंट है। तो रेडियस कांस्टेंट है तो अपने को इंटीग्रेशन का सहारा लेना नहीं पड़ा। और अगर आप इंटीग्रेट करके भी निकाल लेते तो भी यही जवाब आना था, है ना। अगर आप इस तरीके से डिस्क लेते इस तरीके का कोई, और उसका अगर आप रेजिस्टेंस निकालते तो डी आर कितना लिख देते, आप डी आर लिख देते रो डी एक्स, है ना। मान लीजिए आप यहाँ से एक्स डिस्टेंस जाकर के डी एक्स और आगे जाते, तो रो लेंथ कितने चीरते हुए गया डी एक्स अपॉन एरिया क्या लिख देते, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर इंटीग्रेट करके देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्या हो जाएगा। मैंने इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्यों किया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ढेर सारे बिस्किट्स जो है वो स्टैक में है और वो सीरीज में, है ना, हर बिस्किट से बराबर करंट फ्लो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, रो अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाता और अंदर रह जाता इंटीग्रेशन के सिर्फ dx। तो समेशन ऑफ ऑल सच dx कितना हो जाएगा, l। तो हमारा आंसर फिर से क्या आ जाएगा, r बराबर रो l अपॉन पाई टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए इस सवाल को हम लोगों ने दो दो तरीके से कर लिया, है ना। अब आते हैं सवाल के दूसरे पार्ट पे, देखते हैं सवाल का जो दूसरा पार्ट है वो क्या कहना चाह रहा था। If instead the potential difference is applied between the inner and outer surfaces so that current flows radially outward, what is the resistance measure? तो ये बहुत ही मजेदार केस है। इस बार आपको ऐसे समझना है कि जो इनर फेस है ना उसको क्या घोषित कर दिया गया, मान लीजिए लो पोटेंशियल, और जो बाहर वाला पूरा का पूरा फेस है वो मान लीजिए हो गया हाई पोटेंशियल। मतलब बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड है सच दैट कि बाहर वाला जो प्लेट है, मतलब बाहर वाली जो सरफेस है वो एक प्लेट है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो अंदर का पूरा सिलिंड्रिकल सरफेस दिख रहा है ना, वो क्या बन गया, नेगेटिव टर्मिनल बन गया बैटरी का। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि फील्ड सिमेट्री की वजह से कैसे फ्लो करेगी। अगर आपको किसी भी क्रॉस सेक्शन को अगर देखना है ना, अगर आप किसी भी क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं तो आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि करंट किस तरीके से फ्लो करेगा। करंट जो है वो फ्लो करेगा इस तरीके से, है ना, इस तरीके से यहाँ पर फ्लो करेगा फ्रॉम, अच्छा मैंने उल्टा यहाँ पर मान लिया है। अगर हम लोग ऐसा दिखा दें यहाँ पर
कि ये हाई है और ये लो है तो बेटर रहेगा ना, तभी तो रेडियली आउटवर्ड करंट फ्लो करेगी। इनर टर्मिनल हाई पोटेंशियल और आउटर वाला लो पोटेंशियल, तो हाई टू लो जो है इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिए मैंने एक नया डायग्राम बनाया ताकि आपको क्लैरिटी मिले। इसे मैंने रेडियस ए बोल दिया और इसे बोल दिया रेडियस बी। अब आप एक काम करिए, आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं बहुत सारे शेल्स, सिलिंड्रिकल शेल्स चुन सकता हूं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए किसी x रेडियल डिस्टेंस पर गया और वहां से dx और आगे गया, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक शेल है, सिलिंड्रिकल शेल है, इसके ऊपर एक और शेल है, इसके ऊपर एक और शेल है, इसके नीचे भी शेल है, बहुत सारे ऐसे शेल्स हैं, है ना। और ये सारे के सारे शेल कैसे कॉम्बिनेशन में हो गए? ये सारे के सारे हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन में। कैसे? मैंने ऐसे डायरेक्टली कह दिया, आप भी कह सकते हैं। आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि ये बाहर वाला जो सिलिंड्रिकल सरफेस है वो ये रहा, और अंदर वाला जो सिलिंड्रिकल सरफेस है उसमें कोई पॉइंट मैंने ऐसे ले लिया। अब करंट फ्लो कर रही है रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से, तो यहाँ पर इस शेल से जितना करंट क्रॉस हो रहा है अगले शेल से भी तो उतना ही करंट क्रॉस हो रहा है। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस सीरीज वाला तो ही केस हो गया कि जितना करंट इससे क्रॉस कर रहा है फिर अगला करंट इससे भी क्रॉस कर रहा है ना। तो यही तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान होती है, जो हम लोग और डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन अभी अपने को 10th तक की पढ़ाई से तो ये आइडिया तो है कि सीरीज कॉम्बिनेशन करंट में होता कैसा है ना। तो उस हिसाब से हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अगर मैं किसी एक शेल का रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे मैं आर इक्विवेलेंट मुझे मिल जाएगा, है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग निकालते हैं इस शेल का इस शेल का रेजिस्टेंस निकालते हैं डी आर। तो डी आर को मैं कितना बोल दूं? डी आर किस टर्म्स में बोल सकते हैं हम लोग? लेट अस से रो, और कितने लेंथ को चीरते हुए करंट जा रही है? बहुत केयरफुल रहना होगा बच्चों, कितने लेंथ को चीरते हुए करंट जा रही है? एल या फिर डीएक्स? डीएक्स, डीएक्स लेंथ जो है उसी को तो चीरते हुए करंट जा रही है। तो यहाँ पर लेंथ हम लोग लिखेंगे डीएक्स अपॉन करंट किसी भी मोमेंट पर कितने एरिया में पाई जा रही है, तो वो पाई जा रही है इस कर्व्ड सरफेस एरिया में, जो कि हो जाएगा 2 पाई x मल्टीप्लाइड बाय एल। बहुत केयरफुली ये चीज देखिए, है ना। किसी भी शेल के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सारे के सारे चार्जेस हैं किसी भी मोमेंट पर कहां पर होंगे? वो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर होंगे और वहां से एंटर करेंगे, आगे की तरफ कूच करेंगे। तो बेसिकली एरिया जो है वो क्या लेना होगा? 2 पाई x इंटू एल। dx कौन सी डायमेंशन है यहाँ पर? ये लेंथ है ना, जिस लेंथ को चीरते हुए करंट आगे बढ़ रहा है। तो अपने को dr मिल गया, बस इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है बच्चों, इंटीग्रेशन बहुत आसान है, लेकिन ये हासिल करना ये वाला, इसमें दिमाग लग रहा है। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? रो अपॉन 2 पाई एल dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ln ऑफ x, और x कहां से कहां वेरी करेगा? स्मॉल a से स्मॉल b तक। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल ln ऑफ b माइनस ln ऑफ a कितना हो जाएगा? ln ऑफ b माइनस ln ऑफ a हो जाएगा ln ऑफ b अपॉन a। तो बेसिकली हमारा ये हो गया जवाब, है ना। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस केस में सीरीज लें, किस केस में पैरेलल लें, कौन से डायमेंशन को लेंथ लें और कौन से डायमेंशन को एरिया लें, है ना। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर बच्चों समाप्त होता है। बहुत अच्छे से रिवाइज करिएगा। इनफैक्ट ये जो सवाल आज हम लोगों ने करे हैं, ऐसे मिलते जुलते सवाल आप लोगों ने हीट चैप्टर में भी करा होगा, है ना। जब कंडक्शन के थ्रू क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, तो उसमें अलग अलग केसेस में आपने थर्मल रेजिस्टेंस निकाला था। तो आज उसी का रिवीजन हो गया। तो हो सके तो आप उस लेक्चर को भी रिवाइज कर लीजिएगा जो आपने हीट में पढ़ा था। तो ऐसे ही स्मार्ट स्टडी करके आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आप आगे भी बढ़ते जाएंगे। ऑल राइट, तो टेक केयर बच्चों, अच्छे से रिवाइज करिएगा और असाइनमेंट्स जरूर कंप्लीट करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।